हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 9 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि अब एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं, तो अब एकदम ही टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे 2 चैनल हैं, वनडे एग्ज़ाम पॉइंट और बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट। दोनों पे जितने वीडियो अभी के टाइम से आएंगे वो सब देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर जो है पिछले 6 महीने के सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपका अगर लॉ वालों का 27 तारीख को होता है, तो आप ये मान के चलो कि 20 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने पीडीएफ भी बनाया था। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट डायरेक्ट करके लेना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, मैं नंबर है आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप में मेरा नंबर है, बहुत जगह नंबर है। आप कमेंट करोगे, मैं नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पिछले सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहाँ पे दे दी गई है। जो वनडे डेली करंट अफेयर्स आती है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये टाइम आपके ध्यान में है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये महाराष्ट्र ने किस के साथ समझौता किया बताइए। तो ये है गूगल। अब देखिए, गूगल है, लेकिन अभी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में इससे रिलेटेड बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसकी स्थापना किसने की, इसका फाउंडिंग किसने किया था, कब किया था, ये सब ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो है, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में। प्लीज़ इसमें से जो मैं टिक कर रहा हूँ उसे आप याद करो, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फिर आते हैं बात फेसबुक 2004, आपको याद होगा। इंस्टाग्राम आया था 2010 में। ठीक है, जिसे बाद में फेसबुक ने खरीद लिया। और व्हाट्सएप आया था 2009 में। तो एक ट्रिक से इसे याद करें, पहले फेसबुक आया 2004, फिर आया यूट्यूब, फिर आया व्हाट्सएप और फिर आया लास्ट में इंस्टाग्राम। इस सीरीज़ की आपको सब कुछ याद हो जाएंगी। फिर अगर इसमें से आपको मैं याद करना है तो सिर्फ ट्विटर का याद करना है। ट्विटर आया 2006 में। ठीक है, अमेज़न आया 1994 में और माइक्रोसॉफ्ट आता है 1975 में। ये स्थापना का ईयर है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे गए हैं कितने एग्जाम में। मैंने जिन जिन पे टिक किया है प्लीज़ उन्हें ही याद करें, बाकी सबको नहीं भी याद करोगे आप चल जाएगा। ठीक है, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, 1994 में अमेज़न, 1976 एप्पल का याद कर लोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। लेकिन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रिसेंट के कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, न्यू आईजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के बारे में मैं बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरा मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, और इसकी तादाद की बात करें तो 13 लाख से ऊपर है। ठीक है, और ये इंडिया की जो मेन पैरामिलिट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सबसे प्रमुख है। तो ये बन गए हैं PAS रानिप से। ठीक है, यहाँ PS होना चाहिए, PS रानिप से। ठीक है, इनका नाम क्या है, PS रानिप से। अब आपको क्या याद रखना है, इंस्पेक्टर जनरल तो आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, ये सब जरूरी है। तो 1935 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ की हुई थी 1965 में। ठीक है, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, एसएसबी की बताइए कब हुई है, मैंने कई बार बताया है, तो ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए मैं रखता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस्टेब्लिशमेंट याद रखना चाहिए। कौन सा डे कब मनाया जाता है, जैसे आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। और नेवी डे भी आपको मनाया जाता है कब, देखते हैं। लाइव कमेंट करिए ज़रा, नेवी डे कितने लोगों का सही होता है। क्योंकि मैं डे पे बहुत मेहनत करता हूँ, आज भी मैंने डे रखा है और इसमें बहुत सारे डे रिवीजन करूँगा। तो नेवी डे भी आपको कमेंट करके बताना है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड ट्राइब्स डे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं आपको कभी भी फालतू की इन्फॉर्मेशन में टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ मैं जीएस के जो पॉइंट रिवीजन कराता हूँ वो शायद ही आपको कहीं और मिले। और इतना रिवीजन आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत फिट है। माइंड जो होता है बहुत सफिशिएंट
वर्क तभी कर पाता है जब रिवीजन हो। अदरवाइज़ आप पढ़ोगे, मेरा भरोसा करो, मैंने साइंटिफिक एनालिसिस के साथ ये देखा है कि जो भी आदमी पढ़ता है वो बहुत देर तक, बहुत दिन तक तभी रहेगा जब उसकी रिवीजन लगातार होती रहे, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें मैं 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ, डेली कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बताता हूँ, तो आपको डेली देखना चाहिए। जैसे वर्ल्ड ट्राइब्स डे 9 अगस्त को था। अब 9 अगस्त दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, मतलब 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को ये लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, फिर 9 अगस्त को कुछ और इम्पोर्टेंट डेज है, जैसे कि नागासाकी डे। आपको पता है नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान में जो है ये आइलैंड है 2, और अमेरिका ने यहाँ 2 एटम बम गिराए थे। तो ये दिवस जो था वो 9 अगस्त को ही था। अगला जो पॉइंट है, 9 अगस्त के पहले 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे। फिर आता है इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के दिवस के दिन। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। प्लीज़ दोनों याद कर लो, दोनों रिवीजन कर लो। आगे आते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, पता ही है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावादी दिवस, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, यह खेल दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं उनके खिलाफ दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो आपने देखा 29 अगस्त को 2 हैं। तो अगस्त में इतना अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगा, आपको सारे याद रहेंगे। चलिए अगला को देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब ये करेगा भारत, आईसीसी T2021 में जो होगा उसकी। अब इससे रिलेटेड जो भी खेल अभी हुए हैं या होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आइए उन सबको रिवीजन करते हैं। पहला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में। ठीक है, प्लीज़ याद रखिए, यूनिवर्सिटी उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में हुआ था। दूसरा है टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, ये हुआ था असम के शहर गुवाहाटी में। ठीक है, जिसको किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीत लिया था। तो किसने जीता था, इन सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स फॉलो किया है, पीडीएफ लिया है, क्योंकि देखो यार, आपने करंट अफेयर्स देखा भी है काफ़ी दिनों से, लेकिन आपके पास हमेशा एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसे आप सामने रख के पढ़ पाओ, रिवीजन कर पाओ टहल टहल के। और मेरा वो तरीका सबसे अच्छा लगता है कि आप मोबाइल में रखो पीडीएफ और टहल के पढ़ो, टाइम का भी बेस्ट यूज होगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो और भी जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं उन सब पे वीडियो आएगा और आ भी चुका है, आपको वो देखना चाहिए। अगला है इमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? अब विगत कुछ दिनों के करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि अभी के टाइम में जो भी 3-4 बुक्स लिखे गए हैं उन पे मैं लेके आ चुका हूँ, और डेली के करंट अफेयर्स में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने ये सोचा था कि 1 से 7 दिन के जो करंट अफेयर्स है उसको एक जगह कंपाइल करके ले आऊँ। अगर आपको चाहिए वो तो मुझे आज भी कमेंट करके बताइए। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटेड नहीं देख रहा हूँ। अगर वो चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वो इजीली रिवीजन हो जाएगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा। तो इमेजिंग अयोध्या ये लिखा है नीना राय ने। और चूँकि अयोध्या और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और 5 तारीख को उसका एक तरीके से न्यू भी रखा गया, स्टेपिंग स्टोन जो कहते हैं, तो ये आने का पूरा संभावना है। ठीक है, इस अयोध्या वाले विवाद पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी, तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब एक और चीज़, यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 312 में। ठीक है, और दोस्तों पहले की तरह जितने प्रैक्टिस सेट आए हैं, अब फिर से वो प्रैक्टिस सेट के आगे मैं लेके आऊँगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी भी वक्त है, लगाना शुरू करो, और जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबा के रखो ताकि टाइमली आपके पास मैसेज पहुँच जाए। प्रदीप कुमार जोशी
जो हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, 312 आर्टिकल में इनका वर्णन है। ठीक है, अब आते हैं यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है। तो सबसे ज़्यादा अगर सुनामी देखा भी जाए तो वो आता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब रीजन में जो समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सुनामी इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लो, ये उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा की राजधानी है कहाँ बताइए, भुवनेश्वर। सीएम हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल हैं गवर्नर। उड़ीसा में बहुत फेमस सन टेम्पल है कोणार्क में, और पुरी आपको पता ही है। सन टेम्पल जो है ये बनाया गया था चंदेल के शासकों के द्वारा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है, यूनेस्को की यहाँ बात हुई तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, देखते हैं आप लोग लाइव कमेंट करिए। यूनेस्को का है पेरिस। ठीक है, और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क। प्लीज़ दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूनिसेफ जो है वो है न्यूयॉर्क में। उसके अलावे और किस किस चीज़ों का न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट ये है जिनेवा में। ठीक है, अब कुछ और है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका है जिनेवा में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना में। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहाँ है, तो ये है लंदन में। ठीक है, और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, आसियान का ये है जकार्ता में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। उसी तरीके से बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है ढाका में। ठीक है, और बता दूं मैं आपको और रिवीजन करा देता हूँ, यूरोपीय एनर्जी कमीशन इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, यूरोपीय एनर्जी कमीशन। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बताइए ये कहाँ है। तो ये मैं आपके लिए रखता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कई बार मैंने बताया है और इसके चीफ भी नए अपॉइंट हुए हैं। अगला है, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बीच में न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला, विच इंडियन फिल्म गॉट न्यूयॉर्क फिल्म प्राइज़। तो ये मिला है मुथोन और सनराइज़, ये इंडियन फिल्म है, इन दोनों को न्यूयॉर्क फिल्म प्राइज़ से नवाजा गया है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना शुरू किया है, और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। अब देखिए ये दोनों चीज़ें, लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला किशोरी सम्मान और मुख्यमंत्री दूध उपहार, ये दोनों चीज़ें महिला के विकास से रिलेटेड है ना। दूध पिएंगी तो हेल्दी भी रहेंगी, और दूध उपहार में दूध फ्री में दिया जाएगा। तो ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय भैंस हैं भी, दूध हैं, वहाँ के लोग हेल्दी होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी दौड़ भाग फिजिकल एक्टिविटी में एक तरीके से बात करें तो वो टॉप पे रहते हैं, और ये हरियाणा ने ये योजना शुरू भी किया है। मैं इतनी कहानी इसलिए कहता हूँ कि ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ पाएँ, लिंक कर पाएँ। ठीक है, तो किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार ये दोनों हैं हरियाणा सरकार का। टिक SFTS वायरस, अब देखिए ये एक नया वायरस आ गया, टिक SFTS वायरस, ये भी आ गया कहाँ पे, चीन में। ठीक है, तो चीन को कुछ दिन के बाद कंट्री ऑफ वायरस का नाम दे दिया जाएगा, और वो शायद है भी इसी तमगे के लायक, उसे ये अवार्ड दे देना चाहिए कि कंट्री ऑफ वायरस, वायरस का घर है चीन। ठीक है, और ये जो है चीन आपको याद रखना है। जैसे कि कुछ दिन पहले हंता वायरस भी आया था यहीं पे, और कोरोना वायरस तो आप जान ही रहे हो इसने क्या क्या कर दिया है। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। अब भारतीय रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे के जितने हेडक्वार्टर हैं ना, मैं सबको आज रिवीजन कराऊंगा। वैसे मैं मैप के साथ इस पर इसकी PDF भी दे चुका हूँ, आपको अलग से ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया भी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अभी फ़िलहाल देखिए, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर मतलब उत्तरी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ है, पूर्व मध्य रेल, तो ये है हाजीपुर। ठीक है, अब आते हैं NWR का क्या मतलब है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये है जयपुर। तो इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था, NW जय। ठीक है, अब देखिए मैंने मुंबई में बताया था वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, फिर आते हैं
अब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, देखिए फ्रंटियर का मतलब है कि जो बॉर्डर इलाका है, तो ये है गुवाहाटी। नीचे अगर आएंगे तो ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। साउथ ईस्टर्न रेलवे भी है कोलकाता में, तो कोलकाता में भी 2 हो गया। देखिए मैं ट्रिक से याद कराता हूँ, जैसे सेंट्रल रेलवे मतलब मध्य रेल, और वेस्टर्न रेलवे पश्चिम रेलवे हो गया कहाँ, मुंबई। उसी तरीके से ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों है कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये कहाँ है, ये है भुवनेश्वर में। साउथ सेंट्रल रेलवे ये है सिकंदराबाद में, ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWH ये है हुबली में। साउदर्न रेलवे है चेन्नई में। कोंकण रेलवे कहाँ है बताइए, कोंकण गोवा तट को कहते हैं तो उधर ही है। एक नया रेलवे जोन जो बना है, मैंने आपको बताया भी था, साउदर्न कोस्टल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। तो वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों को भी शेयर करें, तथा जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें भी आप शेयर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा। अब आपके लिए सवाल ये है कि जो पुराने उपराज्यपाल थे GC मुर्मू, उन्हें किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। मैंने क्वेश्चन भी डाला था, तो GC मुर्मू का पोस्ट क्या है जहां वो अपॉइंटमेंट हुआ है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स।